Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about the diversity in Belgium and Sri Lanka. दो कंट्रीज का एग्जांपल देखा था हमने कि वहां किस प्रकार की विभिन्नताएं थी, और इन दो कंट्रीज का एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे हाउ डिफरेंट कंट्रीज अकोमोडेट द डाइवर्सिटी and how the conflicts arise and how they can accommodate these conflicts or diversities to make it smooth or to run the country on in a smooth way. तो बेल्जियम की बात करें तो यहाँ अगर मेजॉरिटी की बात करें कौन, डच वर इन मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एंड फ्रेंच इन माइनॉरिटी में फ्रेंच. अगर परसेंटेज की बात करें तो 59% और 40%. अब बात करें श्रीलंका की, यहां मेजॉरिटी की बात करें तो सिन्हालाज कितने 74%, और अगर माइनॉरिटी की बात करें तमिल 18%. अब देखो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट कैसे बनती है, अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी वोट से जो सरकार बनती है. अब यहां अगर चाहते बेल्जियम के अंदर तो जो डच थे मेजॉरिटी में थे पूरे देश के अंदर, इनकी सरकार बनती है, अपनी मनमर्जी से अपनी नीतियां अपनी पॉलिसीज लागू करते और माइनॉरिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते. सेम यहां तो मेजॉरिटी और भी बड़ी है, यहां तो 74% है, यानी माइनॉरिटी के पास तो बिल्कुल ही जगह की बहुत बड़ा गैप है. तो सिन्हालाज अपनी मर्जी शासन चला सकते, यानी ये अपनी पॉलिसीज जबरदस्ती इंपोज कर सकते हैं, बाकी बचे हमारे पास जो जनसंख्या वहां. अब हम देखेंगे दोनों ने किस प्रकार ये जो डाइवर्सिटी के साथ डील किया, किस प्रकार इस विवाद को, इस डिस्प्यूट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को जो भी अराइज हुआ उसको खत्म करने का प्रयास किया. पहला एग्जांपल लेंगे हम श्रीलंका का. अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका विच गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. श्रीलंका जैसे 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर आ गया है, देन आफ्टर इट अडॉप्टेड द मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज. अब एक वर्ड आया है मेजोरिटेरियनिज्म. It would be easy to understand who have at present in the physical classes or classes we have run for a short period of time of nearly about 7 to 10 days. तो 7 से लगभग 7-8-10 दिन तक हमने जो क्लास चलाई, जो क्लास के अंदर प्रेजेंट था उसके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना. तो मेजोरिटेरियनिज्म मींस द पॉलिसीज अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी. अगर किसी देश के अंदर मेजॉरिटी में कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप है, कास्ट है, रिलीजन है, भाषा के नाम पर है, वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे बाय इग्नोरिंग द विशेस और नीड्स ऑफ माइनॉरिटी के ऊपर ध्यान न दे, तो हो जाएगा मेजोरिटेरियनिज्म. इसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद, यानी कोई भी एक ऐसा समुदाय जिसकी मेजॉरिटी हो देश के अंदर, सरकार में आ जाए वो, उसके बाद अपने समुदाय के अनुसार शासन करना शुरू कर दे, माइनॉरिटी पर कोई ध्यान नहीं दे, माइनॉरिटी की जरूरतों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे, तो हो जाएगा मेजोरिटेरियनिज्म. श्रीलंका ने इस पॉलिसी को अपनाया. किस प्रकार अपनाया? 1948 में आता था, 1956 में एक एक्ट पास किया गया. 1956 में एक एक्ट पास किया गया श्रीलंका की पार्लियामेंट के अंदर. उसके अंतर्गत सिन्हालाज वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा के और सिन्हालाज को डिक्लेयर कर दिया गया, तमिल को इग्नोर कर दिया गया. दूसरा, प्रेफरेंस वाज गिवन इन यूनिवर्सिटीज as well as in the government jobs to these only. इन्हीं को प्रेफरेंस दी गई यूनिवर्सिटी जॉब में, जो यूनिवर्सिटी थे या गवर्नमेंट जॉब्स थे उनके अंदर प्रेफरेंस प्राथमिकता किसको दी गई? इन्हीं को दी गई. तीसरा, उस संविधान में ये लिखा गया, जो नया संविधान बनाया गया श्रीलंका का इस एक्ट के द्वारा, कि द गवर्नमेंट विल ट्राई टू फोस्टर बुद्धिज्म, कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेगी सरकार. यानी जो तमिल थे कौन कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे? तमिल तो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे. तो इन्होंने क्या किया कि वो बौद्ध धर्म को ही आगे बढ़ाया जाएगा. यानी सरकार की कुछ पॉलिसी इस प्रकार की अपनाई गई, जैसे ही जो सिन्हालाज थे मेजॉरिटी में थे, सरकार बनाएंगी, सरकार बनाकर उन्होंने इस प्रकार का एक्ट लागू किया 1956 में, जिसके द्वारा इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, बुद्धिज्म को ऑफिशियल रीजन के तौर पर प्रमोट किया गया, और गवर्नमेंट के अंदर प्रेफरेंस दी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर किसको? केवल सिन्हालाज और हु वर रिलेटेड टू द बुद्ध रिलीजन. अब ये था मेजॉरिटी पॉलिसीज. अब इसके परिणाम क्या निकले? तमिल वर इग्नोर्ड, तमिल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया. दे रेज देयर वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज उठाई. अब उनकी डिमांड क्या थी? तमिल की डिमांड क्या थी? फर्स्ट,
देयर लैंग्वेज शुड गेट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हमें भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले, हमारी जो भाषा तमिल है उसको भी। उसके साथ साथ वी मस्ट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी द जॉब्स, नौकरियों के अंदर हमें प्राथमिकता मिले, बराबर की भागीदारी मिले। एंड दे वांट द ऑटोनोमस रूल इन देयर ओन प्रोविंसेस वेयर दे आर इन मेजॉरिटी, जहां उनकी संख्या ज्यादा है। श्रीलंका में कहां थे इनकी संख्या ज्यादा? नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ और जो ईस्ट का पार्ट था श्रीलंका का, उसके अंदर मेजॉरिटी में कौन थे? तमिल थे। इन्होंने मांगा कि हमें वहां स्वायत्त शासन, यानी वहां स्टेट ऐसे बना दे जहां जब भी इलेक्शन हो, स्वाभाविक बात है वहां इस पार्ट में मेजॉरिटी में तो हमारी सरकार में अपने अनुसार शासन कर पाए हम उस पार्टिकुलर नॉर्थ और ईस्ट इलाके में श्रीलंका के। तो इसमें क्या डिमांड थी तमिल की? ये बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द तमिल्स? फर्स्ट, their language should be given the status of official language, हमें भी हमारी भाषा को प्राथमिकता दी जाए। उसके साथ साथ दूसरी डिमांड क्या थी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, कि सरकार की जो भी पॉलिसीज है उसके द्वारा जो नौकरियां देते हैं हमें भी एजुकेशन के अंदर, नौकरियों के अंदर बराबर का अधिकार मिले। और ऑटोनोमस रूल इन द प्रोविंसेस वेयर दे आर इन मेजॉरिटी, जहां इनकी मेजॉरिटी है वहां इनको खुद का शासन करने की प्राथमिकता दी जाए। इनकी किसी मांग को नहीं माना गया। देन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वर इलेक्टेड, कई पॉलिटिकल पार्टीज बनी, संगठन बने। उन्होंने मांग क्या की? ए सेपरेट तमिल इलम, तमिल इलम। अब इसका भी एक नंबर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट डू बाय तमिल इलम? इलम मींस स्टेट, राज्य, कि तमिलों का अलग राज्य, इसकी मांग करनी शुरू कर दी। जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस डिमांड को नहीं माना, देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हुआ। अल्टीमेटली इट कन्वर्टेड टू सिविल वार, एक सिविल वार की स्थिति बन गई। अब ये सिविल वार क्या है? किसी भी देश के अंदर दो ओपोजिशन ग्रुप, धर्म के नाम पर हो सकते हैं, जाति के नाम पर हो सकते हैं, उस भाषा के नाम पर हो सकते हैं, दो ओपोजिशन ग्रुप है, उनमें स्थिति ऐसी बन जाए, युद्ध जैसी स्थिति बन जाए विद इन द कंट्री, वो क्या है? सिविल वार है। जहां स्थिति ऐसी बनी और दोनों ही साइड से, तमिल और सिन्हालास, दोनों साइड से हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो वहां क्या हुआ? द कंडीशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन अराइज इन फ्रंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में हालत ऐसी होगी, श्रीलंका विल ब्रेक डाउन इन डिफरेंट स्टेट्स, हो सकता है श्रीलंका टूट जाए। ऐसी स्थिति बन गई। क्यों? कि गवर्नमेंट ने एकोमोडेट करने का प्रयास नहीं किया, मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाई, बहुसंख्यकवादी नीतियां अपनाई, जिसके अनुसार जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने अपने अनुसार काम करना शुरू कर दिया, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया गया। तो ये तो था पहला एग्जांपल श्रीलंका का, वहां किस प्रकार की स्थिति बनी। आपकी बुक में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन अल्टीमेटली इन सारी चीजों पर विराम कब लगा? इनको भी एक अपना अधिकार मिला 2009 के बाद, इन चीजों के ऊपर विराम लग गया। हालांकि आपकी बुक में इसको मेंशन नहीं कर रखा है। अब हमारा दूसरा एग्जांपल हमारा है बेल्जियम का। बेल्जियम, अब बेल्जियम डायनेस्टी कौन सी थी? 15, अगर पूरे देश की बात करें 59% डच, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन। अब यहां क्या प्रयास किया गया? अब यहां एक स्थिति थोड़ी सी उल्टी, वो कौन सी थी? वहां ये तो फ्रेंच पूरे देश में तो माइनॉरिटी में थे, लेकिन यहां की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां मेजॉरिटी में थे। और मेजॉरिटी भी कौन सी? 4/5 यानी 5 में से 4 हिस्से, यानी यहां 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। तो कैपिटल की स्थिति उल्टी थी। बाकी पूरे देश में अगर मेजॉरिटी की बात करें डच थे और माइनॉरिटी में फ्रेंच थे। अब यहां क्या प्रयास किया गया? अब दोनों के बीच में विवाद हुआ। किस बात का विवाद हुआ? कि डच ने, इन्होंने माना कि जो फाइनेंशियल और एजुकेशनल बेनिफिट है वो किसको पहले मिला? फ्रेंच को पहले मिला। मैंने एक बार पहले भी बोला था, कैपिटल किसको दर्शाती है? प्रोस्पेरिटी को दर्शाती है। अगर हम यहां से जयपुर रहते हैं तो जयपुर रहने का मतलब क्या है? वी आर फाइनेंशियली साउंड, हम अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वहां की फैसिलिटीज को हम अफोर्ड कर सकते हैं, पैसा है हमारे पास, किराए पर रहते, चाहे खुद का मकान बना ले, चाहे वहां की बेसिक फैसिलिटीज उनको अफोर्ड कर पाए, वो गांवों से महंगी होंगी, सीधी सी बात है। तो शहर में कौन जाएगा और कैपिटल में कौन रहेगा? जो प्रोस्पर है, जिसके पास पैसा है। यही हालत यहां दर्शा दी है। 80% कौन है? यहाँ फ्रेंच है। इसका मतलब प्रोस्पेरिटी सेक्शन कौन सा है? फ्रेंच है। तो डच ने, इन्होंने माना कि देश में मेजॉरिटी हमारी, लेकिन बेनिफिट किसको मिला? फ्रेंच को ज्यादा मिला, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। अब बेल्जियम के सामने समस्या है कि हाउ टू अकोमोडेट। अब इन्होंने श्रीलंका से उल्टा रास्ता अपनाया। श्रीलंका ने तो जबरदस्ती सप्रेस करने का प्रयास किया माइनॉरिटी को, लेकिन उल्टा रास्ता अपनाया। किस प्रकार?
1970 onwards, 1970 के बाद दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, इन्होंने अपने संविधान में 4 बार बदलाव किया। किस लिए? जस्ट टू अकोमोडेट द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है इसको अकोमोडेट करने के लिए। प्रयास क्या किए गए? पहला प्रयास किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो देश की सरकार होगी उसके अंदर इक्वल मिनिस्टर विल बी देयर, कि फ्रेंच और डच मेजोरिटी में है लेकिन फिर भी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी और महत्वपूर्ण डिसीजन है वो दोनों की मेजोरिटी से लिए जाएंगे, दोनों की मेजोरिटी से लिए जाएंगे डिसीजन। अब दूसरा बदलाव क्या किया? इसके बाद 2 महत्वपूर्ण रीजन थे यहाँ के, अगर आपको ध्यान हो तो। ये 59% जो डच हैं ज्यादातर कौन सी रीजन में रहते थे? ये फ्लेमिश रीजन था, ये रीजन था फ्लेमिश, यानी बेल्जियम का एक रीजन का नाम था फ्लेमिश, और ये जो रहते थे ये कौन सा रीजन था? ये था वेलोनिया। अब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस लाइन को समझें, नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सहायक नहीं है। अब सहायक नहीं का मतलब क्या है? आप बड़े अधिकारी हैं और समवन इज योर असिस्टेंट, कोई आपका सहायक है, इट मींस यू कैन ऑर्डर दैट पार्टिकुलर पर्सन, उसको आप आदेश दे सकते हैं क्योंकि आपका सहायक है, नीचे अधीनस्थ है वो। लेकिन इसमें बोला स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, सहायक नहीं, ऑटोनोमस बॉडी वाज देयर, उसको स्वतंत्र पावर दी गई कि अपने स्टेट में अपनी मर्जी शासन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करेगी उनको, तो उनको भी आजादी दे दी गई। अलग अलग सरकारें बना दी गई दोनों रीजन में, और दोनों रीजन में कंडीशन वही लागू कर दी गई, इक्वल मिनिस्टर विल बी देयर, दोनों स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री बराबर होंगे। चाहे वेलोनिया रीजन की बात करें, स्टेट बनाएगा तो यहाँ मेजोरिटी में तो कौन है वेलोनिया रीजन के अंदर, क्योंकि 40% फ्रेंच है, तो यहाँ 59, यहाँ मेजोरिटी में ये थी, इन्होंने मान लिया कि मंत्री बराबर रखेंगे, इन्होंने मान लिया। अब एक और प्रयास किया गया, स्टेट गवर्नमेंट बना दी कि मंत्री बराबर होंगे, डिसीजन उसी के मेजोरिटी के अनुसार। तीसरा प्रयास, ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार, कैपिटल की अलग सरकार बना दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर एक राजधानी के लिए फिर अलग सरकार बना दी गई। इसमें भी किया गया कि मंत्री दोनों में बराबर होंगे, जबकि मेजोरिटी देखो 80% फ्रेंच की है, लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया मंत्री बराबर होंगे। क्यों? पूरे देश में तो मेजोरिटी में ये थे, इन्होंने भी तो मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में कि ठीक है बराबर रखेंगे, तो इन्होंने भी इस बात को मान लिया कि ठीक है ब्रुसेल्स की अलग सरकार होगी, उसमें मंत्री बराबर होंगे, डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाएंगे, यानी दोनों ग्रुप संतुष्ट। अब बारी आई 1% और भी तो बच गए, इनके तो अस्तित्व होगा, जब देश के अंदर है तो दे आल्सो डिमांडेड फॉर देयर कल्चर लैंग्वेज। अब इसके लिए क्या किया गया? एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया पूरे वर्ल्ड में, पहली बार किया गया, अकेला एक्सपेरिमेंट है ये, एक नई सरकार बना देगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हिच वाज द न्यू इनोवेशन डन इन बेल्जियम, और व्हिच वाज द न्यू गवर्नमेंट मेड इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें क्या किया गया? देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, ये फ्रेंच, जर्मन और डच अपनी खुद की सरकार चुन ले अपने भाषा के नाम पर, डच अपनी सरकार बना ले, फ्रेंच अपनी बना ले, जर्मन अपनी बना ले। अब इसका क्या, इनका बाकी देश के डिसीजन में कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन इनका योगदान कब होगा? लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाएगा, कल्चर से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाएगा, एजुकेशन रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो इन तीनों से पूछा जाएगा, इनकी मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। यानी इनकी संस्कृति को 1% लोग, इनको भी इंपॉर्टेंस दी गई कि इनकी संस्कृति को सप्रेस नहीं किया जाए, इनकी कल्चर अलग हो सकती है, तो इसके लिए इनको अलग सरकार का दायित्व दे देगा कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इसको जिम्मेवारी दी गई अगर कोई भी कल्चरल, एजुकेशनल या फिर लिंग्विस्टिक डिसीजन लिया जाएगा तो इनकी मेजॉरिटी से लिया जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट की, बाकी इनकी मर्जी के खिलाफ इस प्रकार का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा, देश कितना बड़ा आपने देखा था, इट हैज द एरिया लोअर देन हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा कंट्री, और उसमें भी देखो कितने प्रयास किए गए, तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हुआ देयर, वो जटिल सिस्टम है ये। उसके बावजूद इसका बेनिफिट क्या मिला? देयर इज स्टिल ए पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री, पूरे देश में शांति व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई है, सारे अरेंजमेंट को अच्छे से मान लिया गया, जबकि श्रीलंका में हालत सिविल वॉर की बन गई थी। अब इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के कुछ कंट्रीज ने अपना संगठन बनाया अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी यूनिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने ब्रुसेल्स जो यहाँ की कैपिटल है उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया, यानी इस देश की व्यवस्था को देखते हुए इस देश की कैपिटल को अपना हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को बनाया। ये हमारे पास अंतर था, पावर शेयरिंग किस प्रकार हमारे लिए डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है,
एक तरफ तो अगर हम चाहते डिसयूनिटी क्रिएट हो सकती, डिसइंटीग्रेशन हो सकता था, देश का टूट सकता था, वहां इन्होंने कितने अच्छे से अकोमोडेट किया। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इज देयर, थोड़ा सा मुश्किल है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, उसके बाद कैपिटल की अलग गवर्नमेंट बना देगी, उसके बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी अकोमोडेट करने के लिए, और श्रीलंका में मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाएगी। व्हाट डू बाय मेजोरिटेरियनिज्म? बताया गया था, मेजोरिटेरियन मींस टू अडॉप्ट द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी कम्युनिटी, और वहां सिविल वार की स्थिति बनी। तो ये हमारे पास था पावर शेयरिंग के दो एग्जांपल। इन द लास्ट टॉपिक वी विल कंसीडर कि हाउ पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरी है, ये कैसे जरूरी है और क्यों की जानी चाहिए, ताकि देश की व्यवस्था को बनाए रखा जाए। उसके दो एग्जांपल के साथ वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड नाइस डे।